So now, next chapter of human physiology, skeletal system. इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें आपको डायग्राम से क्लियर होगी, इसीलिए मैं इसको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं हाथों से जो डायग्राम बनाऊंगा वो तो बना ही दूंगा, लेकिन इसमें 3D व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो मैं अपनी बॉडी को यूटिलाइज करके पूरा डायग्राम बता दिया करता था, और एक ऐसा जो कंकाल आपको अभी दिख रहा है, ऐसा कंकाल में लेके क्लास में आया करता था, तो बच्चों को चीजें क्लियर हो जाती थी एकदम आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने पूरी बॉडी को यहाँ पे विजिबल कर पाऊं, क्योंकि हाफ पोर्शन ही विजिबल हो पाता है, तो बहुत सारे बोन आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको समझाएं, तो इसमें क्या है कि चीजें आपको 3D में फील आएगा, बोन्स वगैरह। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम आपके एनसीईआरटी ने दिया है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हालांकि देखो, चैप्टर का नाम तो कुछ और ही है। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया मस्कुलर सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। आखिर ये स्केलेटल सिस्टम, ये वर्ड कहां से आया? एक्चुअली ये वर्ड आया है स्केलेटन से। ये वर्ड कहां से आया है? स्केलेटन से। एक्चुअली स्केलेटन का मतलब होता है ड्राइड अप। क्या मतलब होता है? ड्राइड अप, मतलब कुछ ऐसा सूखा हुआ। तो ये जो ड्राइड अप पार्ट है स्केलेटन, इसका क्या काम है? पहली बात कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि ये स्केलेटन दो प्रकार का होता है। वन इज एक्सोस्केलेटन एंड अनदर वन इज एंडोस्केलेटन। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो एक्सोस्केलेटन है, ये आपके बॉडी के एपिडर्मिस से डिराइव होता है। किससे डिराइव होता है? एपिडर्मिस से डिराइव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टोडर्मिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा नेचर का होता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और ध्यान रहे कि जो एंडोस्केलेटन होता है, दीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। दीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सेगमेंट्स कलर विजिबल नहीं है। कौन सा? ब्लू वाला। अच्छा, ओके ब्लू ओके 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 ओके, ठीक है। ये है एक्सोस्केलेटन, दिस इज एक्सोस्केलेटन एंड दिस इज एंडोस्केलेटन। अब विजिबल है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्सोस्केलेटन एंड अनदर वन इज एंडोस्केलेटन। और मैं ये बता रहा हूं कि जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, और जो एंडोस्केलेटन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। पहली बात तो याद रखना। नाउ एक्सोस्केलेटन हो या एंडोस्केलेटन हो, दोनों ही ड्राइड स्ट्रक्चर हैं और इसका काम है टू सपोर्ट। स्केलेटन का काम ही होता है टू सपोर्ट द बॉडी, टू सपोर्ट। अब ये सपोर्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको मदद कर रहा हूं, मैं आपको 2 रुपया दे रहा हूं, ये भी आपका मदद है। कल आपके दुख में मैं आपके साथ जाके 2 मिनट बात कर लूं, ये भी आपके लिए मदद है। कल अगर कोई आपको आके आपके साथ लड़ाई कर रहा है, मैं आपके तरफ से उसके लिए उसके साथ लड़ाई कर लूं, ये भी मदद है। और मैं आप दोनों के बीच में लड़ाई को खत्म करवा दूं, ये भी मदद है। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। नाउ एक्सोस्केलेटन कौन है? जो हमारे बॉडी में बाहर से है, और एंडोस्केलेटन कौन है? जो हमारे बॉडी में अंदर से है। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको बॉडी में बाहर से कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपका बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं? आप खुद सोचो, लेकिन वो ड्राइड स्ट्रक्चर हो, खुद सोचो। क्या हेयर है? क्या नेल है? क्या बहुत सारे ऑर्गन में फीदर्स है? यस और नो? क्या हुफ्स है? हुफ्स? दीज ऑल आर एक्सोस्केलेटन। चलो एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। हेयर क्या करता है? एक बार बताओ, आपका बॉडी में हेयर का क्या काम है? हेयर इज एक्सोस्केलेटन। क्या काम है हेयर का? बताओ। सर प्रोटेक्ट करता है हेड पार्ट किस को। चीज से? हेयर का काम है कि जो, सनलाइट। हाँ एक्चुअल में, हाँ ठीक है, बता सकते हो लाइट। एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन जो आप नर्वस सिस्टम में पढ़, बड़ा डिलीशियस ऑर्गन है, उसको एक्सेस हीट ना पहुंच पाए सनलाइट से, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी बन चुका है, मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स ऐसा प्राणी हो चुका है जो मूवमेंट बड़ा ही दिखाता है इधर उधर एनवायरमेंट में। तो हेयर क्या करता है? ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सनलाइट से प्रोटेक्शन दे रहा है,
कई सारे अगर कभी कदाल इंजरी लग जाए तो हेड रीजन तक ही रह जाती है, मतलब अगर आपके पास हेयर है तो वहीं तक रह जाती है। पैथोजन का डायरेक्ट अटैक नहीं होता है ब्रेन के अंदर तक, क्योंकि आप हेयर को डेली वॉश करते हो, तो हेयर का ये काम है। नेल्स का भी काम है, ये आपको डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली कई सारा सपोर्ट दे रहा है। आप नेल से कई सारे चीजों को आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आप देख लो कई बार ढक्कन खोलने के लिए यूज कर लेते हैं, कई बार कहीं पे किसी फूड पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो यूज है, लेकिन ठीक है उतना यूज नहीं है, लेकिन यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं फीदर्स की। फीदर्स बर्ड्स में फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हुफ्स, याद करो जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनमें हुफ्स क्या करता है, बताओ क्या लगता है उसका क्या रोल है? फुटिंग, चलने में। तो दीज ऑल आर एक्सोस्केलेटन, ये सब भी हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक्सोस्केलेटन नहीं है, हमारे सिलेबस में एंडोस्केलेटन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी में दो होते हैं, वन इज बोन एंड सेकेंड वन इज कार्टिलेज। अब आप मुझे बताएंगे कि बोन और कार्टिलेज में आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा हार्ड है और कौन सॉफ्ट है? क्या लगता है? बोन ज्यादा हार्ड है। बोन इज हार्ड एंड कार्टिलेज इज सॉफ्ट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों बोन हार्ड है और क्यों कार्टिलेज सॉफ्ट है, तो आप बोलेंगे कि बोन में कैल्शियम का सॉल्ट होता है, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इस टाइप का कैल्शियम के सॉल्ट। क्यों कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, तो आप इसमें बोलेंगे इसमें कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट होता है, कॉन्ड्रियोटिन, कॉन्ड्रियोटिन, कॉन्ड्रियोटिन मटेरियल डायरेक्ट लिख लीजिए आप। इसमें कॉन्ड्रियोटिन की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट और प्लेवल, सॉफ्ट एंड प्लेवल, प्लेवल का मतलब समझते हैं? प्लेवल मतलब थोड़ा सा झुकाव टाइप का, मुराव टाइप का, ठीक है, उस टाइप का होता है। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन मींस dried up structure to support the body function. These are divided into two parts, exoskeleton, endoskeleton. Exoskeleton ectodermal origin का होता है, endoskeleton mesodermal origin का होता है। exoskeleton के कई सारे एग्जांपल हैं और यहाँ पे endoskeleton के कई सारे एग्जांपल हैं। नाउ कार्टिलेज भी आपकी सिलेबस में इन डेप्थ नहीं है, तो आपके सिलेबस में फिर क्या है इस चैप्टर में? बोन, हमें पढ़ना है बोन। और हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और बच्चा मैं आपको बता दूं, ह्यूमन में जो टोटल बोन होता है, कोई बताएगा? बचपन में पढ़े हो कितना हड्डी होता है टोटल? 208 206 हड्डी होता है टोटल। अभी 206 का हिसाब किताब लगाना और आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर 206 के 206 हड्डी के नाम याद हो जाएंगे, और होने चाहिए, याद हो जाएंगे, एकदम आसान है। 206 के 206 हड्डी का नाम याद हो जाएगा। नाउ आवर एंडोस्केलेटन, बोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बोन जो 206 हड्डी का बना हुआ है, आवर एंडोस्केलेटन मतलब कि बोन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एट द सेंटर ऑफ बॉडी, यानी कि बोन के बारे में मैं एक्सक्लूसिवली बोन के बारे में बात कर रहा हूं। जो हमारे बॉडी के सेंटर पर जो बोन है वो है 80। और जो हमारे बॉडी के आउट फ्रॉम द सेंटर है, कैलकुलेट करो कितना होगा? 126। द बोन which are present at the center of our body constitutes axial endoskeleton, axial endoskeleton या skeletal system. And the bone which are present out from the center, that is the periphery of the body, body के किनारे किनारे, they constitutes peripheral या appendicular, peripheral या इसी को बोलते हैं appendicular skeletal system या skeleton। तो अब हमें अगले दो लेक्चर में पहले पढ़ना है इस 80 बोन को, और फिर उसके अगले दो लेक्चर में पढ़ना है 126 बोन को, और एट लास्ट हम कई सारे ज्वाइंट्स को समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत कुछ इस चैप्टर में, सवाल ज्वाइंट से आएगा।
लिख के ले लो। पढ़ाऊंगा 4 लेक्चर, सवाल अंत वाले लेक्चर से ही आएगा नीट में, लेकिन अंत वाला लेक्चर समझ में उसी को आएगा जो ये 3 लेक्चर करेगा पहले, क्योंकि ज्वाइंट उसी को समझ में आएगा जिसको बोन आता है। बोन के बिना आप ज्वाइंट कैसे बना लेंगे, लेकिन सवाल ज्वाइंट से ही आएगा। 99.9% चांस सवाल ज्वाइंट से ही आएगा। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। क्या? बोन एक्सियल स्केलेटल। लेकिन उससे पहले ये तो मैंने जस्ट इंट्रो दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना वगैरह लेना ले लो, ये सब वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले चाहूंगा कि स्केलेटल सिस्टम का कुछ फंक्शन आपको बताऊं। क्या फंक्शन, ये तो ये हुआ क्लासिफिकेशन वगैरह कर दिया, लेकिन ये जैसे याद करो मैंने मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी बोला था कि क्या फंक्शन हो सकता है यार, स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू द पार्ट द फंक्शन ऑफ skeletal system. What are the major function of skeletal system? The first one, muscles are attached to the bones. कोई बताएगा कि मसल और बोन के बीच में जो अटैचमेंट वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे मसल है और ये बोन है, इसके बीच में जो अटैचमेंट वाला स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? बता रखा हूं मैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं उसको। ट्रिक याद करो, बता रखा है मैंने। बोन टू बोन क्या होता है? बोन टू बोन अगर लिगामेंट, तो बोन और बोन अगर लिगामेंट होता है, ये पहले ही पता है आपको, तो बोन और मसल के बीच में क्या होगा? टेंडन। टेंडन, तो मसल्स अटैच होता है बोन से बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। और अगर मसल्स बोन्स आपस में अटैच्ड हैं, तो मुझे बताओ क्या ये आपके बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करेगा? क्या आप इसमें देख पा रहे हैं रेड कलर है, रेड कलर वाला क्या है पता है? यही रेड कलर वाला क्या है? टेंडन है। देखो इधर आओ, ये क्या है? this one is bone and this one is bone, दिख रहा है? this is the ribs, actually this is ribs and this is actually scapula, पीछे वाला बोन जो है, यहाँ पे बताऊंगा आगे, scapula, और ये है क्लेविकल। क्लेविकल, तो ये जो एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है, और ये इधर वाला ये ह्यूमरस बोन है, यहां पे एक ज्वाइंट बन रहा है। तो ये जो बोन जुड़ा हुआ है और ये जो है पूरा ये रिब्स जो है पीछे की तरफ जा रहा है उधर थोड़ी वर्टेब्रा के साथ, ये सब चीज आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोन्स हमारे बॉडी में जुड़ा होता है मसल के साथ, ठीक है। तो अगर बोन और बोन जुड़ रहा है, तो बोन और बोन के बीच में अभी आपने बताया क्या होता है? बोन और बोन के बीच में लिगामेंट। लेकिन बोन जब मसल्स के साथ जुड़ा होता है, ये जो रेड वाला है, दिस रेड कलर इज एक्चुअली मसल्स, दिस रेड कलर इज एक्चुअली मसल्स। तो मुझे बताओ कि इस तरीके से आपको वो मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है? यस और नो? तो पहला फंक्शन क्या बोलेंगे? स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। हड्डी के साथ मसल्स अटैच होता है, पहले बता रखा है, बाय द हेल्प ऑफ टेंडन और लिगामेंट। टेंडन याद करो, ट्रिक बबली, टेंडन बबली में बोन बोन लिगामेंट, तो बोन बोन लिगामेंट, तो बोन मसल टेंडन। योर लेग्स एंड आर्म्स मूव्स व्हेन द मसल पुल ऑन द बोन्स। तो ये हुआ पहला फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, सॉरी स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट, आप इस डायग्राम में देखो कि ये जो आदमी है, इसका जो पूरा का पूरा खोपड़ी है, इस पूरे खोपड़ी को होल्ड करके रखा हुआ ये पूरा हड्डी, जिसको बोलते हैं वर्टिब्री। अब आप सोचो कि अगर ये हड्डी ना होता तो आपका जो पूरा का पूरा सपोर्ट आपके बॉडी को मिल रहा है, क्या ये सपोर्ट मिल पाता? नहीं। तो सेकंड फंक्शन आप क्या बोलेंगे? द बैकबोन इज द मेन सपोर्ट सेंटर फॉर द अपर बॉडी। ये जो अपर बॉडी है, इसके लिए मेन सपोर्टिंग सेंटर कौन है? दीज आर द बैकबोन। इट होल्ड्स योर हेड अप एंड प्रोटेक्ट्स योर स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। अभी मैं बोलूंगा अभी कि ये थर्ड फंक्शन में आपको बता रहा हूं कि जो आपका मस्कुलर सिस्टम का जो स्केलेटल सिस्टम का जो वर्क है, आपके कई सारे डेलिशियस ऑर्गन, विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। वन ऑफ द विसरल ऑर्गन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। कितना इंपॉर्टेंट आपको पता ही है। फिर इसके बाद याद करो रिब्स केज, याद है? रिब केज, चारों ओर से रिब्स, चारों ओर से नहीं, एक्चुअली एंटीरियर नहीं, आगे से वेंट्रल, डोर्सल और लेटरल रिब्स। नीचे से तो डायफ्राम है, वो अलग बात है। ऊपर से क्लेविकल बोन और एक पिंजरा बनता था, उसमें लंग्स और उसके बीच में हार्ट। देखो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर आपका ये ब्रेन, याद करो ब्रेन, इसके चारों क्रेनियम हड्डी का बना हुआ, प्रोटेक्शन दे रहा है। थोरेसिक वर्टिब्री के चारों ओर, थोरेसिक वर्टिब्री, उसके बीच में कैविटी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है। किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, कभी सोच के देखो।
तो these are also helpful in the protection of delicious organ. थर्ड फंक्शन आप कह सकते हैं कि these helps protect the beneficial organ. इस डायग्राम में केवल आपको लंग्स दिखाया है, लंग्स और हार्ट. The bones of your skull protect your brain. ब्रेन दिखाया नहीं है लेकिन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. एंड योर रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट. ये एग्जांपल बताया 3 ऑर्गन का, लंग्स, हार्ट और ब्रेन. लेकिन आपके कई सारे विशल ऑर्गन को आपका हार्ट जो है प्रोटेक्ट कर रहा है. थर्ड फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन एक बार पता है, ये जो आप हड्डी देख रहे हो ना, ये जो लॉन्ग लॉन्ग बोन देख रहे हो, इसके अंदर एक साइट होता है जिसको बोलते हैं मेरो. क्या बोलते हैं उसको? मैरो. बोन मैरो. नाम सुना? बोन मैरो. क्रिस मूवी देखा? क्रिस 3. बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें. हाँ, तो उसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और जो आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए साइट बोन ही है. क्योंकि बोन के अंदर खास करके जो लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन होते हैं ना, जैसे रिब्स हो गया या फिर क्रेनियम का बोन हो गया या ह्यूमरस या फीमर, अभी बताएंगे ये सब बोन. तो जिसको जो एंड पार्ट होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट साइट्स होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज बोन मेरो. और जो रेडिश कलर को उसको बोलते हैं रेड बोन मेरो. तो देज आर द एक्चुअल साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. तो मुझे बताओ आपके अंदर ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? पहले मैं बता रखा हूं आपको. क्या बोलते हैं ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को? बोलो. हेमेटोपोइसिस. तो देयर आल्सो, हाँ, देयर आल्सो अ साइट फॉर मेक्स द ब्लड. ये देखो यही है बोन मेरो. देख रहे हैं बोन मेरो. दीज आर साइट फॉर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, सारे जितने भी सेल है सबके सब फॉर्म बाय द टिश्यू कॉल्ड मेरो which is in the center of bone. और खास करके फ्लैट बोन्स वगैरह में. ये दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप कभी लेग पीस खाए हो चिकन का या मटन का, तो जैसे कि ये लेग पीस है तो ये बोन है मान लो, ठीक है. इसके बाहर उधर ये लगा होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है? बोन है, ठीक है, ये बोन है. और इसके बाहर इधर ये लगा हुआ है क्या? ये कार्टिलेज होता है, ठीक है, और ये बोन है, ठीक है जी. जब आपने इस कार्टिलेज को हटाया होगा, ऐसे करके कार्टिलेज को हटा दिया, तो इसके बाद फिर आप इसको जैसे ही चूसे होंगे, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ होगा, ऐसे ऐसे ब्रेक हुआ मान लो, तो इससे कुछ एकदम फ्लूइडी जैसा कुछ आता होगा, जो नॉन वेजिटेरियन उसको काफी पसंद करते हैं. दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इसलिए कहते हैं नॉन वेज खाना चाहिए. और जो ये लेग पीस चूस के खाते हैं ना, उनको कभी मिनरल की कमी नहीं होती. भाई साहब, मैं कितने भी क्लास ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मुझे जल्दी चक्कर नहीं आते हैं. यही कारण है. लोगों को लगता है इतना काम ही कैसे करता है बंदा, उसका सिगरेट क्या है सबको पता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं ये कितना खाता है नॉन वेज, क्यों खाता है. वो जो मिनरल्स है ना, वो मिनरल जितना वेजिटेरियन वेज खा के लोगे उससे अच्छा है कि यहाँ ये भाई साहब जो भी है मुर्गा या बकरा, ये भाई साहब ऑलरेडी इकोसिस्टम में घास से ऊपर है, ये इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको जाके चूस लो, सारा मिनरल मिल जाएगा एक ही बार में. तो उसमें हाई अमाउंट में मिनरल होता है. खास करके आपको उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर मिनरल्स प्रेजेंट इन द बोन. तो आप कह सकते हैं कि आपका बोन के अंदर स्टोर था तब ना, जैसे मुर्गा में है, बकरा में, ऐसा आपके अंदर भी है. तो मिनरल स्टोरेज का काम करता है बोन. मिनरल होम्योस्टेसिस का काम करता है बोन. होम्योस्टेसिस मैंने बता रखा है, मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन. तो बोन बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. तो कभी कम हो जाए तो बोन दे देगा जो स्टोर करके रखा है, कभी बॉडी में मिनरल ज्यादा हो जाए तो बोन स्टोर कर लेगा. सो दैट बोन एक्ट एज द साइट फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ मिनरल्स. ये देखो देख रहा है, कैल्शियम हेल्प्स इन डेंस बोन, मतलब कैल्शियम अगर आप ज्यादा खाएंगे तो बोन भी अच्छा बनेगा. सो दीज आर द बोन्स स्टोर मिनरल सच एज कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है. अबंडेंट अमाउंट में यही होता है बोन में, कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर द यूज बाय द बॉडी. अब आपको पता है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट आयन है. आप लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां कैल्शियम नहीं आया होगा. कितने लोग इस बात को फील कर पाए जो मैंने अभी बोला है? कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां कैल्शियम नहीं आया होगा हमें फिजियोलॉजी में. याद कर लो. नर्वस सिस्टम, नर्व इंपल्स कंडक्शन याद है, साइनेप्सिस, साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स याद है, कैल्शियम का रोल. अब आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेगा. याद आ रहा है, एंडोक्राइन में भी आ गया. अब आ जाओ इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम
बिना नर्वस सिस्टम का चलेगा ही नहीं। और बोलो, इसके बाद आ जाओ इधर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग बिना कैल्शियम का नहीं होगा, उसमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, याद करो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म लेके जाता है कैल्शियम यहाँ से अपने घर की तैयारी करके जाता है इधर से, फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो भाई साहब कैल्शियम तो दुनिया भर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लपक के खाओ बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, याद आ रहा है, डीएनए कंटेंट, डीएनए रेप्लिकेशन में फास्फोरस एज अ रॉ मेटल चाहिए, तो मिनरल स्टोर करने का काम करता है एस्कर। तो ये दीज आर द 5 फंक्शंस जो मैंने आपको बताया। आपको ये सब मोटा मोटी ये सारे फंक्शन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन मैंने बताया? अरे यार ये कहाँ आ गया मैं, हाँ अरे यार एक मिनट जाओ, मैं आगे बढ़ गया लगता है। तो ये 5 मोटा मोटी मैंने फंक्शन बताया। जस्ट होल्ड 1 मिनट। तो यही 5 मैंने मोटा मोटी फंक्शन बताया आपको कि मसल्स बोन से अटैच्ड होता है तो ये मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन की ये सपोर्ट देता है बॉडी को, बहुत सारे आपके जो बॉडी पोस्चर उसमें हेल्प कर रहा है। थर्ड वन कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है बहुत सारे डेलिशियस ऑर्गन को, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब। इसके अलावा ये बोन मेरो कंटेन करता है जहाँ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड एट लास्ट कि ये मिनरल स्टोरेज करता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। नाउ अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। देखो ऐसा है कि मैं डायग्राम तो आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 80 के 80 बोन का डिवीजन आपके सामने मैं लिख के करता हूं, और आज के बाद आपको भी ये डिवीजन याद हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करें, पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम के 126 बोन का 206 बोन का मैं आपको यहाँ पे हिसाब किताब लगा देता हूँ, ठीक है। टोटल बोन कितने स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो पहले। बोलो कौन कौन से? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल में कितना बोन है? 80, एपेंडिकुलर में 126। एपेंडिकुलर का बड़ा सिंपल है, हाथ को कहते हैं फोर लिम्ब और पैर को कहते हैं हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब के बोन्स और हाइंड लिम्ब्स के बोन, हाइंड लिम्ब्स के बोन ये दोनों किस में आ जाएंगे? एपेंडिकुलर में। उसके अलावा गर्डल, गर्डल पता है क्या होता है? गर्डल, गर्डल होता है ये जो आपका लिम्ब्स है उसको बॉडी के सेंटर से जोड़ने वाला जो है। तो एक गर्डल ये हो गया, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और एक कमर के पास उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो ये हो गया पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। बस यही 4 स्ट्रक्चर है, ये 4 स्ट्रक्चर का नाम लिखा मैंने, यही 4 स्ट्रक्चर है जिसमें बोन्स हैं। तो पहला बोलूंगा मैं बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब्स, बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। चलो मुझे जल्दी से बता दो कि जो आपका 4 लिम्ब्स है कितना है टोटल? हाथ कितना है आपके पास? 2। हाइंड लिम्ब्स वो भी 2। अब आते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल आपके पास 2 है, एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है। तो पेक्टोरल गर्डल 2 है। पेल्विक गर्डल कितना है? पेल्विक गर्डल कितना है? पेल्विक गर्डल एक ही है। सिंगल पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 पेल्विक बोन। अभी बताऊंगा। पेल्विक गर्डल एक है। अब बताते हैं बोन। एक फोर लिम्ब में, सुना ध्यान से, एक फोर लिम्ब में जो बोन होता है 30 होता है, और एक हाइंड लिम्ब में भी बोन 30 होता है। ये सब नाम भी आ जाएंगे आगे, डोंट वरी। एक पेक्टोरल गर्डल में बोन 2 होता है, और एक पेल्विक गर्डल जो होता है इधर, एक मिनट करो, पेल्विक गर्डल तो 2 है ना जी, तब ना 2 पैर जुड़े हुए हैं। एक मिनट करो, पेल्विक गर्डल 2 है, लेकिन इस पेल्विक गर्डल में बोन एक सिंगल है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। एक सिंगल बोन है इधर की तरफ और एक सिंगल बोन इधर की तरफ है। वो सिंगल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हिसाब किताब लगाओ, ओवरऑल हिसाब किताब लगाओ। कैसे लगाओगे?
चलो बताओ। तो यहाँ क्या करोगे 30 इंटू 2, यहाँ क्या करोगे 30 इंटू 2, यहाँ करोगे 2 इंटू 2, और यहाँ क्या करोगे 2 इंटू 1, 1 इंटू 2। ठीक है, अब कर लो यहाँ पे कितना हो गया 30 दूनी 60, 60 120 4 124 और 2, क्या 126 पुर गया। तो कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, मैं ऑफलाइन में करता था तो ऐसे याद करता था 30 30, फिर नीचे दोनों पैर हिला के 30 30 30 30, कुल मिला के 120, 30 30 30 30, कुल मिला के 120, बचे 6, 2 2 4 और नीचे 2, दोनों गडल में 1 1, तो 4 से 6, 126 अपेंडिकुलर में। नाम अभी मैं किसी का नहीं बता रहा हूं, नाम अपेंडिकुलर स्क्लेरोसिस अलग से पढ़ाऊंगा परसों से, तो आपको सारा का सारा नाम मिल जाएगा। पहले हड्डी का काउंटिंग तो सीख लो। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटल में। एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर के नाम लिखे, स्ट्रक्चर में बोन्स बताए, तो चलो इस स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। स्कल, स्कल और स्कल एसोसिएटेड बोन, कुछ स्कल से एसोसिएटेड भी हैं, स्कल एंड स्कल एसोसिएटेड बोन। अभी देखते हैं किसमें क्या होगा, कितना होगा। फिर इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो उसके बाद आपको मिलेगा क्या, फेस, नहीं इसी में आ जाएगा, स्कल में आ जाएगा फेस और क्रेनियम दोनों। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे जब आओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टर्नम, एक सिंगल स्टर्नम है, स्टर्नम, और उसके बाद रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं आपको बता दूं बच्चा, स्कल में टोटल 22 बोन है और टोटल स्कल एसोसिएटेड 7 बोन है, स्टर्नम एक सिंगल है, रिब्स टोटल 24 है और वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 है। जोड़ना जरा कितना हुआ, जोड़ लेना, कितना हुआ 80 हुआ। अरे भैया इन दोनों को पहले सिंपल सिंपल जोड़ो ना, कितना हो गया 20 20 40 10 50 50 हुआ। उसके बाद इधर आ जाओ, क्या 80 पूरा है टोटल, यस सर। इसको अगर आप जोड़ लोगे केवल तो 10 हो गया, 60 हो गया और फिर यहाँ 20 बचा, 80 हो गया। तो दीज आर द कैलकुलेशन। अब ये जो स्कल बोन है, इस स्कल बोन में 2 चीजें आ जाती है, ये जो स्कल बोन है स्कल में 2 चीजें आती है जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा अभी सही। एक आता है क्रेनियम, जो आप याद करो नर्वस सिस्टम में भी पढ़े थे, क्रेनियम में टोटल 8 बोन होता है। फिर एक आता है फेसियल, फेसियल बोन, लड़की लोग जिसके लिए दिन रात मेहनत करती है, फेसियल बोन 14 होता है। अभी एक एक का नाम भी बताऊंगा। अब आता है स्कल एसोसिएटेड, स्कल एसोसिएटेड में आता है एक तो ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल याद है, ईयर में ये आप पढ़ चुके हैं, टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स। फिर इसके अलावा एक सिंगल बोन आता है हायोइड, इसका भी नाम आ चुका है, किसी को याद है कहाँ नाम आया इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब आप छोड़ लो कि ये 7 बोन हो गया स्कल एसोसिएटेड और इधर हो गया क्रेनियम और फेसियल मिला के ये 22 + 7, वो तो हो गया टोटल स्कल एंड स्कल एसोसिएटेड। मेडिकल कॉलेज में जब आप पढ़ोगे तो मेडिकल कॉलेज में आपको ऐसे ही पढ़ना है, स्कल 22 एंड स्कल एसोसिएटेड कितना 7। आपकी एनसीईआरटी स्कल में टोटल बताती है पता है कितना बोन, 29। समझ में आया कैसे, वो इस दोनों को जोड़ लेती है, तो जोड़ो तो कितना हुआ 22 7 29। तो आपको भी जोड़ के बताना है, वो ईयर ऑसिकल और हाइवाइड को जोड़ लेती है स्कल में, कोई बात नहीं, ये पूरा वो जोड़ लेती है। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे तो आप स्कल अलग पढ़ोगे, स्कल एसोसिएटेड बोन अलग पढ़ोगे। देन स्टर्नम एक सिंगल होता है, स्टर्नम की भी चर्चा हो चुकी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर से आएगा डोंट वरी। रिब्स की भी चर्चा हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और वर्टिब्रल कॉलम की भी चर्चा हुई है। अगले 2 लेक्चर में हम इस पूरे को पढ़ेंगे। आज का हमारा टारगेट है स्कल एंड स्कल एसोसिएटेड बोन को हम खत्म करें। देन नेक्स्ट क्लास में इन सभी को खत्म करेंगे और अगले 2 लेक्चर में लिम्स और गडल और फिर आधा घंटा लगा के जॉइंट्स। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ, कैलकुलेशन आपको एकदम याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं और आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन एकदम से याद होना चाहिए। जल्दी बताओ 80 बोन, 80 को पहले डिवाइड करो, सॉरी टोटल 100 कितना बोन है 206 बोन, टोटल कितना है
2 से 6 बोन। इस 2 से 6 को डिवाइड करो अपेंडिकुलर और एक्सियल में। पहले अपेंडिकुलर याद रखो, इजी है याद करना। 30 कुल मिला के 120, 2 2 4 और नीचे 2 6, 126 हो गया, खेला खत्म है। 20 फोर लिम्स के दोनों मिला के, सॉरी 30 फोर लिम्स के 30 60 हो गए, और 2 हाइंड लिम्स 30 तो 60 हो गए, 120। 2 हो गए पेक्टोरल गर्डर इधर वाले, 2 पेक्टोरल गर्डर इधर वाले, 4 बोन इधर हो गए, 2 पेल्विक गर्डर नीचे, दोनों में एक बोन हो गए, हो गया टोटल 120। अब आ जाओ एस्कल एक्सियल में। एक्सियल में सबसे पहले एस्कल, एस्कल में टोटल 22 बोन, जिसमें क्रेनियम में 8, फेसियल में 14। उसके बाद नीचे आ जाओ एस्कल एसोसिएटेड, ईयर ऑसिकल्स में 3 इधर 3 इधर 6, और एक हाइवाइड बोन है अंदर में, याद करो टंग के पास, दैट इज द टोटल मिला के 7। स्टर्नम एक है यहाँ पे, और स्टर्नम से जुड़ा हुआ मतलब कुछ टोटल यहाँ जो स्टर्नम के पास है टोटल रिब्स टोटल 24 है। ये सब स्ट्रेचमेंट भी आगे बताएंगे आपको। देन वर्टिब्रल कॉलम 26 है, कुल मिला के 80 बोन। ये कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, तब जाके चैप्टर आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अभी मैं अगला मीटिंग स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये नाम तो मत, एटलीस्ट काउंटिंग जरूर याद रख लो, और नोट्स में यहां तक एक बार आप देख लो, बता रहा हूं कहां तक। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब देख लेना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सॉल्ट्स, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। ये फंक्शन पढ़ा दिया, जो पढ़ाया उधर वही यहाँ पे भी है। उसके बाद ये कैलकुलेशन यहां तक देख लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट मीटिंग में।